मैं पहली बार अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को आज ओपन कर रहा हूँ। कभी आज तक नहीं हुआ कि ये पृष्ठभूमि मेरी कभी आई हो। पिता मैट्रिक पास है मुश्किल से, अपनी जगह पर उन्होंने सब कुछ किया जो एक पिता को करना चाहिए। कि अगर मैं कहूँ कि मैं गरीबी या अभाव से पला हुआ तो मेरे पिता की परवरिश पर मैं प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। बच्चा 17 साल के बाद ही समझना और सीखना शुरू करेगा कि उसको यूपीएससी निकालना है, कि उसको फॉरेन सर्विसेज में जाना है, कि उसको आईटी इंजीनियर बनना है। चुनौतियां तो हैं क्योंकि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम अगर हम माने तो यूपीएससी है और आपको किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 70% की तैयारी होनी चाहिए। देखिए बच्चों का अगर हम देखें तो सबसे क्रीम बच्चे जो होते हैं वो कॉलेज के ऑनगोइंग स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करें तो बच्चों की कंसिस्टेंसी अगर 90% नहीं है अपने क्लासरूम को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर या पंक्चुअल नहीं है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में देखिए ना इस यूपीएससी के होते 3 चीजें हैं: डिसिप्लिन, डिग्निटी और डेडिकेशन। कर रहे हैं, मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, मुरली मनोहर देवांगन, जो कि थिंक आईएएस के डायरेक्टर हैं और बहुत सारे बच्चों को उनके जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में जाने के जो सपने हैं उनको पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम निभा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसी भी युवा से अगर आप पूछिए, कभी भी पूछिए किसी भी समय में, तो उनका सबसे पहला जो सपना होता है वो ये है कि वो सिविल सर्विस में जाएं, आईएएस बने, आईपीएस बने। कलेक्टर की जो चीजें हैं वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो कैसा देखते हैं आप इस फील्ड को? सबसे पहले देखिए, जिस सर्विसेज, जिस एग्जाम में सेवा लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आज का यूथ जो है वो सेवा के रूप में अपने आप को देखना चाहता है। सेवा का मतलब सिंपल सा है, वो ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं ना कि वेदों की ओर लौटो। शायद उसी बातों को लेकर बच्चे जब देखते हैं कि उनके द्वारा जो उनके नॉलेज है, उनके जो ज्ञान है, उनको वो अगर ग्रामीण स्तर तक पहुंचाए, जो वहाँ की अमूलभूत जो परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है सिविल सर्विसेज। क्योंकि एक डीएम बनने के बाद आपके अंदर में 40 से अधिक डिपार्टमेंट हैं। दूसरी बड़ी बात, एक बड़े से जिले के प्रशासन में अगर आप देखें तो चिकित्सा, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनकी मूलभूत आवश्यकताएं। ये तीनों की अधिकार और तीनों का जो परिप्रेक्ष्य है वो कलेक्टर के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि सेवा के माध्यम में आने के लिए बच्चे यूपीएससी को आज पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, सेवा जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो सपना है मुरली जी, जितना सपना देखना आसान है, यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो क्या चुनौतियां होती हैं जब कोई युवा तैयारी करता है सिविल सर्विसेज की और सपना देखता है? चुनौतियां तो हैं क्योंकि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम अगर हम माने तो यूपीएससी है, जहां 10 लाख से अधिक बच्चे अपीयर होते हैं और उनमें से चंद 100 से 200 बच्चे आईएएस के रूप में सिलेक्ट होते हैं। बट इन संख्या बल के पीछे अगर हम ना जाए तो वास्तविक जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 10% है। मैं मानता हूं कि 1 लाख के बीच में वास्तविक सिलेक्शन है और उन्हीं के बीच में से ही कोई बच्चा आईएएस बनेगा। दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब एक आईएएस की तैयारी करता है एक छात्र, कोई भी व्यक्ति एस्पायरेंट जो है, तो वो सिर्फ मुहर लगना बाकी होता है आईएएस का। उसके दिनचर्या में, उसके स्वभाव में, उसके आचरण में वो आईएएस का गुण आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं तैयारी के दौरान कि आईएएस बनना और उसमें स्टैंप में लिखना वो एक अलग प्रक्रिया है और पहले स्वयं को बदलना वो एक अलग प्रक्रिया है। जैसा आपने कहा कि सबसे टफ अगर हम एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आईएएस यूपीएससी को माना जाता है। इसकी जो तैयारी है 3 स्तर पर होती है, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर आपने 2 पड़ाव पार कर लिया बड़ी मेहनत से, लेकिन तीसरे में आप चूक गए तो वापस आप 0 पे आ जाते हैं। तो ये जो अर्थ से फर्श का जो सफर है वो ना हो, सक्सेस मिले, इसके लिए किस तरीके के पैरामीटर्स को लेकर आप स्टूडेंट की तैयारी कराते हैं? 2012 के बाद एक समन्वित जो पाठ्यक्रम है उसका एक ट्रेंड पूरे भारत में चला हुआ है। समन्वित की बात करें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच। पहले एक दौर था जब प्रीलिम्स निकलते थे, फिर बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है, मतलब वो हर 6 महीने के बाद अपने आप को नई चीजों के लिए तैयार कर रहा है। अब बच्चे, मैं आपको बताऊं कि 12वीं के बाद से ही सोचना शुरू कर लेते हैं। इनके कॉलेजेस चल रहे हैं और उसके बाद वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इंटरव्यू की बात कहें, साक्षात्कार, तो निबंध और साक्षात्कार दो ऐसी चीजें हैं जिसकी कभी तैयारी नहीं की जाती है। आपके व्यक्तित्व का विचार ही आपका इंटरव्यू है और व्यक्तित्व का विचार आएगा आपके ज्ञान से और ज्ञान आएगा लगातार आपने पढ़ाई किया उसके दौरान पर। तो इसलिए इसकी जो तैयारी होनी चाहिए या होती है आज, वो समन्वित पाठ्यक्रम के आधार पर ही होती है।
चलिए, इसमें ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको गहराई में उतरना पड़ता है। तो इस गहराई में उतरने के लिए जो आपका अपना जो जीवन रहा वो कैसा रहा और इस दिशा में आप कैसे आ गए? मैं थोड़ा सा अपने इंजीनियरिंग के बाद की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत मेरी टीचिंग की और पढ़ाई की जो हुई हैदराबाद से हुई। हैदराबाद में काफ़ी समय बिताने के बाद कि टेक्निकल में जब मैंने वर्क किया, R&D पे जब रहा, तो एक चीज़ समझ आया कि मेरा कार्यक्षेत्र बड़ा सीमित है, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको कहा था। और कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि से या गृहग्राम से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि वापस आना चाहिए। इसी को देखते हुए हमने UPSC की तैयारी शुरू की। जब उस समय UPSC की दौर पे गए तो काफ़ी नए नए चुनौतियां थी। उस समय एक ट्रेंड था कि 5 साल के बगैर UPSC निकलता नहीं है, क्योंकि उस समय यूपी और बिहार की बेल्ट, जो हिंदी माध्यम बेल्ट के बच्चे थे, वो मतलब समझिए मठासिन की तरह बैठे हुए थे दिल्ली में। तो वो एक पहले ही नकारात्मकताएं थी चीज़ों को लेकर। दूसरी बात, कहीं ना कहीं गाइडेंस को लेकर भी हमने सफ़र किया। छत्तीसगढ़ में तो माहौल था ही नहीं, और दिल्ली में भी कुछ चीज़ों को हमने सफ़र किया। धीरे धीरे सीखते गए चीज़ों को लेकर। तब समझ आया कि UPSC जितना टफ दिखता है उतना है नहीं। प्रॉपर स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी में एक ही चीज़ है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर ये सीख गए और पाठ्यक्रम की वास्तविक डिमांड को सीख गए तो 33% तो आपका सिलेक्शन, आपका तैयारी पहले ही हो चुका है। और आपको किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 70% की तैयारी होनी चाहिए। 70% की तैयारी ना तो किसी टॉपर ने किया है और ना किसी ने पढ़ने आगे भी भविष्य में कोई कर पाएगा। अच्छा, UPSC जो एग्जाम्स हैं बच्चे लगातार अपीयर करते हैं। मान लीजिए जैसा कि अभी के हाल ही में जो रिजल्ट आए हैं उसमें देखिए आपकी छत्तीसगढ़ की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं रही जितनी हर बार की तरह होती है। क्या ऐसा कारण देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट में बच्चे उतने अच्छे से नहीं ला पाते जैसे कि आपने कहा कि बिहार या यूपी के बच्चे हैं वो ला पाते? क्या कमी अभी तक आपने देखी 12 साल? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड अप्रोच अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच को सिर्फ कोचिंग सेक्टर तक नहीं रखना चाहूंगा। इवन दो जब कॉलेज की पढ़ाई होती है उस दौरान पर, जैसे एग्जाम्पल देते हैं DTU का या DU का या जामिया की हम बात करें, वहां पर फर्स्ट ईयर में बच्चों को इंटीग्रेटेड अप्रोच में उनको UPSC और सिविल सर्विसेज के अन्य एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। शायद छत्तीसगढ़ में उसका अभाव पहले था, अब धीरे धीरे वो चीजें भरी जा रही हैं। सरकार के कई प्रयास आ रहे हैं, आस्था निष्ठा प्रयास, संकल्प जैसे कई अलग अलग योजनाएं हैं जिसके माध्यम से बच्चे कर पा रहे हैं। दूसरी बात, एक डर सब में बना हुआ है, वो ये है कि हिंदी माध्यम छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल। जबकि ये पूरी तरीके से आभा मंडलित एक बनाया हुआ एक इस बार के रिजल्ट ने तो इसको खारिज भी किया है। थोड़ा समझाऊंगा कि 2012 के बाद जब सेट इंट्रोड्यूस किया गया तो उस समय हिंदी माध्यम छात्र, क्योंकि इंग्लिश कंपल्सन हो गया था, इंग्लिश को निकालना, पेपर निकालना अनिवार्य था, तो उसके बाद से थोड़ी रुचि कम हुई, रिजल्ट भी थोड़े कम हुए। बट आप आज के रिजल्ट की बात करें, अभी जो वर्तमान में आया है उसमें लगभग 70 के आसपास बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में जो मुझे समझ आता है कि बच्चों में 2 चीजें हैं। एक तो हमारे अधिकतर बच्चे हिंदी माध्यम छात्र हैं, और दूसरी बात कुछ एक शहर ही हैं जहां पर UPSC भी पहुंच पाया है। रायपुर या बिलासपुर में भी कभी कहें, रायपुर में ही माहौल हमने डेवलप करा अभी रखा है। धीरे धीरे जब ये अंबिकापुर और जगदलपुर में पहुंचेगा तो आप मान के चलिए छत्तीसगढ़ में भी रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे जैसे यूपी और बिहार में मिल रहे हैं। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी भूमिका है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि सेल्फ स्टडी से कहा जाता है कि UPSC की जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं समझी जा सकती है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट? मैं कोचिंग के आधार की बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं 85% जो आपका डेडिकेशन है, 85% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बच्चों का होता है। वो 15% जो है ना वो कोचिंग सेक्टर और शिक्षक का है। मगर वो 15% जब तक बूस्टअप नहीं होगा तो 85% क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी पुस्तकें हैं, अच्छी से अच्छी पुस्तकें रिसर्चर ने, स्कॉलर्स ने, नोबलिस्ट ने निकाल दी है, परंतु उनमें से कितनी चीजें पढ़नी है आपको, पढ़ने के लिए तो पूरा जहां है आपके पास, तो उनमें से कितनी संकलित बातों को आप पढ़ रहे हैं, वहीं पर गुरु, मेंटर या कोचिंग की जरूरत है। दूसरी बात, आप आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो आपको तो लगता है कि आप बेहतर लिख रहे हैं, परंतु उसको उसमें नलिफाइड करने का अधिकार, जो राइट है या कह सकते हो उसके पास जो अनुभव है वो गुरु के पास है या मेंटर के पास है। तो कोचिंग का जो मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन 15% के आसपास है, और बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 85% है। कोचिंग से लिहाज ये भी है कि कई बार ये देखा जाता है कि अभी जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है उसमें या तो UPSC तक पहुंचे हुए लोग हैं, या UPSC को कई बार हमने ये देखा कि पहुंचने के बाद जो ड्रॉप किया उन्होंने, उन लोगों ने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। आपको लगता है कि वो क्या बहुत अच्छे से समझ पाए कि हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं, क्या वो रास्ते हम बच्चों के लिए तैयार कर सके, इसलिए वो सर्विसेज में जाने के बजाय मुड़ गए, या क्या सोचते हैं इसके लिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये आप लोगों का, सभी ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमारी इंक्वायरी में भी यही चीजें रहती हैं।
मुझे लगता है कि अगर हम आईएएस नहीं बन पाए, यूपीएससी नहीं बन पाए, तो उसका कहीं ना कहीं कमी कहीं अगर हम देखें हमें भी कुछ कमी रही होगी, और उसके अलावा मार्गदर्शन की कमी थी, पहली बात। दूसरी बात, वैसा एम्बियंस नहीं क्रिएट कर पाए जिस एम्बियंस में यूपीएससी की जरूरत होती है। तो ये कहते हैं कि सक्सेस पाने वाला अपनी सक्सेस की बातें करता है, और अनसक्सेस जो व्यक्ति है, अनसक्सेस तो नहीं कहूंगा, हम अभी ये नहीं कहते कि अनसक्सेस है, अगर वो एग्जाम नहीं निकला तो हमने पता है कि वहाँ कहाँ हमने गलती की है, और उन गलतियों को हम अपने बच्चों तक ना करवाएं। इसीलिए ही हम कोचिंग सेक्टर में आज 12 साल से हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। अच्छा, यहाँ जो सिलेक्शन है, जो बच्चे आप तक अप्रोच कर रहे हैं, जो बच्चे पहुंच रहे हैं, वो कैसे बच्चे हैं? देखिए, बच्चों का अगर हम देखें तो सबसे क्रीम बच्चे जो होते हैं वो कॉलेज के ऑनगोइंग स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करें तो। दूसरी बात, अगर आप यूपीएससी या सीजीपीएससी की बात करें तो उम्र कोई एक बंधन नहीं है, बट ये होता है कि 17, 18, 19 साल में अगर तैयारी शुरू करते हैं आप, तो सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें आपकी क्रीम माइंड है और बिल्कुल आप सब चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और वहीं पर अगर आप 28 साल में करते तो ऑलरेडी नॉलेज कई आपने ले चुके हैं, और उन अनुभवों के आधार पर आप नए अनुभवों को जब जोड़ते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी स्थिति आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे अभी जो आ रहे हैं वो काफी डेडिकेटेड हैं। आप मानेंगे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे साल भर घर नहीं जा रहे हैं, सारी सोशल मीडिया एक्टिविटी उनकी बंद है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अब नहीं हो, क्योंकि उनके मन में भी है कि शॉर्टकट कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में अपने आप को अगर रखना है हमें, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरों से बेहतर हमें करना होगा। तो अब लेवल हम देख रहे हैं, 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2012 से लेकर आज अगर देखूं तो लेवल लगातार और बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे और बढ़ेंगे। अच्छा, जब किसी फील्ड में आप लगातार रहे, आपका 12 साल का समय हो गया, उसके बाद हम जान जाते हैं कि क्या ये काबिलियत इस बच्चे में है, तो क्या कुछ एंट्रेंस के आप लोगों ने क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि हाँ, इसको जो पास कर रहा है उसे हम लेंगे कोचिंग में, क्या कुछ डिसाइड किया है? तो ये कहना बहुत गलत होगा, है ना, क्योंकि गुरु के लिए, शिक्षक के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, चाहे वो लास्ट बेंचर हो या फर्स्ट बेंचर हो। दूसरी बड़ी बात जो है, 1 या 2 महीने के बाद थोड़ा हमें ऑब्जर्व हो जाता है कि इस बच्चे पर हमें फोकस करना होगा। ये स्वाभाविक सी बात है। बच्चों की कंसिस्टेंसी अगर 90% नहीं है अपने क्लासरूम को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, या पंक्चुअल नहीं है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में देखिए ना, इस यूपीएससी के तो 3 चीजें हैं, डिसिप्लिन, डिग्निटी और डेडिकेशन। अगर ये 3 चीजें हैं तो 2 महीने में समझ आ जाता है बच्चा कि वो आ सकता है, नहीं आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक बच्चे का हाथ टूटा हुआ था और एक दूसरे हाथ फ्रैक्चर थे, वो लिख नहीं पाता था, वो सहारे के आधार पर वो लगातार 3 महीने कोचिंग आया है। तो अगर वो चाहता तो एक्सक्यूज ले सकता था कि सर मैं नहीं, और वो आज डीएसपी के रूप में पदस्थ है। अच्छा, तो आप समझिएगा कि एक्सक्यूज अगर देंगे तो यूपीएससी भी एक्सक्यूज देगा कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में आइए, और अगर एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं तो ये टीचर्स को भी पता चल जाता है और यूपीएससी को भी पता चल जाता है कि ये हमारा डिजर्विंग है। अच्छा, ये जो एग्जाम्स है मुरली जी, वो ये है कि आपने एक सपना देखा हुआ है, आप एक बार उस सपने के तक पहुंच रहे हैं, 2 बार पहुंच रहे हैं, क्योंकि 4 मौके आपके पास हैं। मान लीजिए चारों मौके आपके हाथ से निकल गए और अब आपके पास रास्ता नहीं है, तब क्या है? कई बार ये देखा गया कि युवा जो है हताश हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे समय में जो उसी से पैरेलल जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि साथ साथ इस तरीके से भी आप लोग तैयारी कराते हैं कि अगर ये नहीं हुआ, हताश ना होकर आपको और भी रास्ते हैं? क्या ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूं। यूपीएससी क्रैक करना सफलता का कोई पर्याय नहीं, पहली बात तो। और यूपीएससी के दौरान अगर आपने वाकई प्रिपरेशन किया है, प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपने शिद्दत से उस चीज को निभाया 6 साल, तो मैं इतनी एश्योरिटी तो देता हूं कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, चाहे वो पत्रकारिता क्यों ना हो, या अगर आप दुकानदारी भी कर रहे हैं। तो कई ऐसे टाइकून्स हैं जिन्होंने आज अपने आप को सिद्ध किया यूपीएससी के माध्यम से। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कविताओं में आज पूरे भारत में राज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल 7 साल देने के बाद अगर मान लीजिए उस बच्चे ने शिद्दत से किया और नहीं निकल पाया उसका, तो कई उसके पास ऑप्शन है। अभी लेटरल एंट्री की बातें हो रही लगातार, ठीक है। यूपी आपने सुना होगा, यूपी पीसीएस में जो बच्चे इंटरव्यू दिए हुए हैं उन्हें याद रखिए अलग से पोस्टिंग दी जा रही है। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो अच्छे पदों पर उन्हें आपके प्लानिंग एंड कमिश्निंग के लिए रख रहे हैं। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि अगर यूपीएससी में इंटरव्यू नहीं निकले हैं तो जीवन वहां पर समाप्त हो गया या रुक गया है। बिल्कुल, ये मोटिवेशन एक बहुत जरूरी है। सीजीपीएससी भी आज अच्छे से बच्चे यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो क्या इस तरीके के साथ साथ सीजीपीएससी की भी तैयारी आप लोग करवा रहे हैं अपने कुछ? 7 साल मुझे लगता है कि 7 साल जैसी अवस्थाएं आने की जरूरत है। 7 साल मैंने कहा, 7 साल की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको रोकूंगा आपको कि यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों अलग अलग दायरे में हैं। अब एक ग्रामीण अंचल में कहावत है, बड़े चीज की तैयारी करोगे तो छोटी चीजें निकल जाएंगी। आज भी लोग मानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करोगे छोटा एग्जाम निकल जाएगा। ये सिर्फ मिथक है।
इसको आप यथार्थ जीवन में लाना चाहेंगे तो बिल्कुल अलग है। हाँ, यूपीएससी की अगर आप तैयारी किए होते हैं तो आपने एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया होता है, आपने कंसेप्ट पूरे क्लियर होते हैं। बस आपको इतना ही करना है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हुई या छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसकी तैयारी कर लीजिए आप, तो आपके इस एग्जाम को निकालना आसान हो जाएगा। 2013 का टॉपर हो सीजीपीएससी में, 15 हो, या अभी के टॉपर की बात करें प्रेजेंट की, ये सारे बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी किए हुए बच्चे हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा एफर्ट करना कम लगता है बाकी कंपेयर टू यहाँ के, अगर सिर्फ यही के बच्चे वो तैयारी करें सीजीपीएससी की, उसके कंपेयर में। हर फील्ड में देखिए आप, जब हम उस फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड के किसी शीर्ष व्यक्ति को या कोई ऐसा होता है जो हमारा रोल मॉडल होता है। आपका रोल मॉडल कौन है और आप उस दिशा में कहाँ? देखिए, गुरु तो काफी रहे हैं मेरे, और स्वाभाविक सी बात है जिनसे मुलाकात एक ही बार हुई, तो मैं अपना आदर्श कहीं ना कहीं कलाम साहब को मानता हूँ। और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि गुरु के रूप में अगर मैं देख पाता हूँ किन्हीं को, तो शायद वो है। दूसरी बात, अगर मुझे इस टीचिंग में लाने में जिनका योगदान रहा है, प्रोफेसर मल्ला रेड्डी है, प्रोफेसर मुरली कृष्णा है, तो इन लोगों ने काफ़ी जो पढ़ाव था टीचिंग में लाने का, नए आयाम को एक्सप्लोर करने का, इन दोनों का काफ़ी योगदान रहा है। तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा इन लोगों को, जो क्योंकि हैदराबाद जैसी जगह पर एक छत्तीसगढ़ से बालक जाए और वहां जाकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करे, ये अपने आप में चैलेंज था। तो इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा मुझे। छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी टीचर्स रहे जिन्होंने मुझे साथ दिया, तो एक दो नाम मुझे लेना और उचित नहीं समझूंगा, काफ़ी लोगों का योगदान रहा है इसमें। बिल्कुल। जैसा कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाके आपने पढ़ाई भी की है, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आज बहुत ज़रूरत है ऐसे कोचिंग संस्थानों की या ऐसे मार्गदर्शन की जिसमें सही दिशा में बच्चे तैयारी कर सकें? और आपके लिए कितना कंपटीशन है, क्योंकि अब कोचिंग को सेंटर ना कहूँ मैं, एक इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप हो रहा है। अगर दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, कितनी चुनौती है? देखिए, सभी अपनी जगह पर बेहतर कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बट विरोध या कह सकते हो बच्चों के हित के अगर अंतर्गत में बात करूं तो दिग्भ्रमित करने की अवस्थाएं तब होती है जब हम कहते हैं कि सीजीपीएससी, यूपीएससी और व्यापम तीनों एक साथ कर सकते हो। हाँ। ये दिग्भ्रमित वाली अवस्था है। व्यापम सीजीपीएससी कभी नहीं हो सकता, सीजीपीएससी यूपीएससी कभी नहीं हो सकता। हम कई बार देखते हैं, क्योंकि हम भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं, तो कई बार ऐसा हमें भी कहने में या सुनने आता है कि सर आप व्यापम की एग्जाम्स जो है सीजीपीएससी तक क्यों नहीं चलाते हैं। तो हमारे कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, और वही प्रिंसिपल शायद हमने दिल्ली, कानपुर या अलग अलग जगहों पर जो सीखा है उसको हम छत्तीसगढ़ में ला रहे हैं, क्योंकि सभी एग्जाम की तैयारी एक अलग दिशा में होती है। आप इसको ओवरलैप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा कोई एग्जाम निकाल पाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा निकाल भी रहा है तो शायद लगता है मुझे उसका सेल्फ पोटेंशियल है। ठीक है, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखता हूं मैं, तो मेरी टीम जिस तरीके से है और साथ ही साथ जो अनुभव हम लोगों ने गेन किया है, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी और सीजीपीएससी का एक जो नया आयाम है जरूर हम गढ़ेंगे, और इसके लिए आश्वस्त है। बिल्कुल। और एक मिथ जैसा कि छोटे शहरों के लिए होता है, हमेशा हमेशा ये कहा जाता है या तो छोटे शहर हो या छोटे शहर के रहने वाले लोग हैं, अगर इनको बड़े सपने देखने हैं तो बड़े शहर की तरफ जाना पड़ेगा, बड़े लोगों की यानी कि बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को शामिल करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें वास्तविकता कितनी है? और देखिए, दो परिप्रेक्ष्य है इसके। एक, हम हमेशा सुनते हैं गुदड़ी के लाल की बातें, हमेशा सुनते हैं किताबों में और अलग अलग व्यक्तित्व में। देखिए, दो बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। एक, बच्चे की परवरिश अगर शुरू से ऐसे एम्बियंस में हुई है जहां पर यूपीएससी, सीजीपीएससी और नए नए आयाम रोज उसको जानने की इच्छाएं मिल रही हैं और रोज उनके आयाम मिल रहे हैं। एक ऐसा बच्चा जो पूरी तरीके से अभावों में जिया है, वो अचानक से शहर पहुंचता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को एडजस्ट करने में निकल जाता है। 100 बच्चे आते होंगे, मानता हूं इस चीज को, कि उनमें से 10 ही गुदड़ी के लाल निकल पाते हैं। 90 बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। उनके मन में दो प्रश्न होते हैं कि इस रियल कंपटीशन में मैं अपने आप को कहाँ रख पाऊं, पहला चीज। और इसी वजह से उनके आत्मविश्वास की कमी होती है, और जिस दिन आत्मविश्वास की कमी दिखी तो आप समझिएगा ना तो यूपीएससी आपके साथ है ना सीजीपीएससी आपके साथ है। तो इसलिए आज थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। तो इस तरीके से लाया हमने कि हाइब्रिड मॉडल पे हम जैसे देखते हैं सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये कर रहे हैं कि अंतिम छोर तक भी अपनी बातों को, अपने लेक्चर्स को, अपने अनुभवों को हम पहुंचा रहे हैं, जैसे सेमिनार के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो अब ये कह पाना गलत होगा कि अंतिम छोर में जो बच्चा है उसके लिए ऐसा एम्बियंस या उस गोल को अचीव करना कठिन है या गलत कि कठिन नहीं है। तो मुझे लगता है अब इक्वल है। और दूसरी बात है एम्बिशियस की बात है और एक एम्बियंस की बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों में अगर हम देखें
तो अब वैसा दायरा नहीं रहा जो पहले दायरा मुझे दिखता था। अच्छा, परिवार की कितनी भूमिका है मुरली जी? क्योंकि देखिए कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बच्चे खुद देखते हैं और खुद बढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फील्ड ऐसे जिसका सपना माँ बाप देख लेते हैं कि अगर मेरे बेटे का परसेंट इतना आ गया तो निश्चित ही वो यूपीएससी निकाल लेगा, इसलिए उसको दिल्ली कोचिंग में डाल दीजिए। तो ये जो बीच का है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे की दिशा क्या है, केवल परसेंट के आधार पर क्या वो यूपीएससी निकाल सकता है या बड़े इंस्टीट्यूट में माँ बाप ने भेज दिया तो वो निकाल सकता है। यह माँ बाप और परिवार का कितना बड़ा योगदान है? पिता का योगदान जिससे हम हैं वो तो सर्वत्र योगदान उनका है। बात रही पिता, मैं पहली बार अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को आज ओपन कर रहा हूँ। कभी आज तक नहीं हुआ कि ये पृष्ठभूमि मेरी कभी आई हो। पिता मैट्रिक पास है मुश्किल से, अपनी जगह पर उन्होंने सब कुछ किया जो एक पिता को करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात रही कि एम्बिशियस को लेकर, तो मुझे लगता है जितने हाईली एम्बिशियस आज वो हैं उतना मैं नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा कि मैं और अंदर तो नहीं जाऊंगा इसके, है ना, क्योंकि मेरी एक अपनी एक सोच है कि मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं लाऊं कभी। तो पिता ने कई चीज़ों को लेकर कई कॉम्प्रोमाइज़ किए, कई ऐसे रहे कि चुनौतियां रही जिसमें गरीबी से लेकर सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और मैं नहीं कहता कि मुझे आभास हुआ, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं गरीबी या अभाव से पला हुआ तो मेरे पिता की परवरिश पर मैं प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। तो मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे एक राजकुमार की तरह रखा, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, परंतु उन्होंने तीनों बच्चों को, अपने चारों बच्चों को उस जगह पे पहुंचाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। दूसरी बात, क्योंकि उस दौर पर मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहां पे आईएएस कहना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब लोगों को लगता था कि कैसे होगा ये। तो उस दौरान पे भी पिता को संकल्प था कि नहीं, ये करेगा, तीनों बच्चे मेरे करेंगे और करके अपनी मुकाम को तो पाके रखेंगे। और उनका रहम है, और कह सकते ऊपर वाले का रहम है कि तीनों भाई आज जिस जगह पे चाहते थे पिता, उस जगह पे आज हम हैं। और तीसरी जो बड़ी बात आप कहते हैं कि पिता की भूमिका या परिवार की भूमिका, बिना परिवार के और बिना गुरुजनों के न तो आज तक कोई बन पाया है और ना बन पाएगा। तो मुझे लगता है सर्वत्र उन्हीं का है, और आगे भी जो अच्छा होगा सब उन्हीं की वजह से। तब तो बेटे की भूमिका में थे, अब क्या सोचते हैं आने वाले समय में माता पिता को क्या मैसेज देंगे आप, जो जिनको लगता है कि परसेंट के आधार पर वो ये तय कर देते हैं कि हमारा बच्चा को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेस कितना जरूरी देखते हैं कि बच्चों की इच्छा किसमें है, रुचि किसमें है, ये माता पिता को समझना कितना जरूरी है आज के समय। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पहले और आज के समय में हम देखें तो बहुत अंतर आ गया। जैसे हम आप अपनी बात करें तो उस समय हमारे पिता का ये था कि आप जो बने समाज के लिए बेहतर करें, एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में अपने आप को सिद्ध करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज करके या आईएएस निकाल के ही किसी जगह पर पोस्टेड हुई आप। उनको हमेशा मानना रहा कि जो आप कर रहे हैं बेहतर करें। अब यहाँ देखते हैं कई बार ऐसे फोन आते हैं हमें, आप बताएंगे कि 12 साल का बच्चा होता है और वो उसके पेरेंट्स फोन करते हैं और कहते हैं कि सर यूपीएससी करवाना है। तो मेरा तो हमेशा कहना होता है कि हॉर्लिक्स और बोर्नविटा की उम्र में बच्चों को कहाँ आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़वा रहे हैं। तो इसलिए एक समय तिथि के अनुसार से बच्चों को कीजिए। बच्चा 17 साल के बाद ही समझना और सीखना शुरू करेगा कि उसको यूपीएससी निकालना है, कि उसको फॉरेन सर्विसेज में जाना है, कि उसको आईटी इंजीनियर बनना है या कुछ और भी बनना है, और बहुत से ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का पारिवारिक पृष्ठभूमि में अगर कोई है भी आईएएस, तब भी उन्हें प्रेशर नहीं करना चाहिए कि उसके बच्चा को क्या करना है। चूंकि अब समय हमारे पास में कम है, मुरली जी क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर थिंक कोचिंग, खास करके सिविल सर्विसेज को लेकर? बच्चों का एक ही मैसेज है कि जब भी कोई कार्य करें पूर्ण डेडिकेशन के साथ करें। दूसरी बात, डिसिप्लिन मैनर पे होना छात्र जीवन का सबसे बड़ा आधार है। तीसरी बड़ी बात, कभी भी आप अपने कंपटीशन में स्वयं को माने। कंपटीशन को अपने आप में जज करना जरूर है, परंतु किसी अन्य के आधार पर न करें। चौथी बड़ी बात कि कहीं ना कहीं भूमिका गुरुओं की, आपके माता पिता की, समाज की होती है। तो सामाजिक दायरे के अंतर्गत में अगर आप तैयारी कर रहे हैं या बेहतर करने की सोच रख रहे हैं तो उसे सिद्ध करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं आपको कि एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कीजिए, 1 साल 2 साल या 3 साल, अपनी कैपेबिलिटी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ये कर लीजिए। और उसके बाद उस डेडिकेशन के साथ उस 3 साल में इफ बट कुछ नहीं होना चाहिए, ना कोई आयाम आने चाहिए ना व्यायाम आने चाहिए, और उसको पहले जीजिए। उसके बाद लगता है आपको कि वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, फिर डिसाइड करने की बात है। तो 3 मंत्र है, डिसिप्लिन, डिग्निटी और डेडिकेशन। इसी 3 पर काम कीजिए। बाकी मुझे लगता है नहीं है कि यूपीएससी और सीजीपीएससी कोई कठिन काम है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो हमने बात की मुरली मनोहर देवांगन जी से, जो कि थिंक आईएएस कोचिंग यहाँ पर चलाते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं, आपके अंदर में संकल्प शक्ति है, तो निश्चित ही उस मुकाम को आप हासिल कर सकेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी एक और शख्सियत के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।